हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में कल क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आपको पहला लेसन पढ़ा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। इसमें आपको देखो पढ़ाए थे कुछ पिछले लेक्चर में, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें बताए थे दो स्थितियां होती हैं। तो दो स्थितियों में आपके पहले स्थिति बताए थे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था, उसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आज दूसरी हेडिंग है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर देखो अनिरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कहा गया निरक्षीय स्थिति, इसके पहले हम पढ़ चुके थे अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति आपको बताए थे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव दिया गया हो, तो वैद्युत द्विध्रुव दिए जाने पर उसके दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा में अगर स्थित हो तो वहां पर कोई भी होगा तो अक्षीय स्थिति में होगा, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड होगा। तो आज हम पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या है। देखो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति को फिगर बना के समझाते हैं आपको। पहले इसका फिगर देख लेते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, जैसे हमने इसको माना कि यहाँ पर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया यहाँ पर। तो वैद्युत द्विध्रुव को आपको बताया गया था कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, यानी यहाँ पर माइनस क्यू और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है। वैद्युत द्विध्रुव को हम मान लेते हैं कि इनका मध्यबिंदु क्या हो, यहाँ पर इसको हम मान लें कि मध्यबिंदु O हो। मध्यबिंदु से लंबार्धक रेखा, लंबार्धक का मतलब होता है कि इनके दोनों के मध्यबिंदु O से ऊपर की ओर या नीचे की ओर किसी भी स्थिति में मान सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखो लंबार्धक रेखा पर अगर हम इसमें खींचें कि यहाँ पर लंबार्धक के लिए ये लंबार्धक में कोई बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे बिंदु है यहाँ पर, तो लंबार्धक यानी इन दोनों से लंब, इस स्थिति में अगर हम दोनों देखते हैं तो यहाँ पर कोण कितना होगा 90 डिग्री और ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो प्लस क्यू हमने बताया था, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो जाए, यानी ये पॉइंट ए है और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी है। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको अब क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो पहले इससे मिला देंगे एक रेखा, इससे वन सेकेंड, देखो ये P हो जाएगा। अब इससे खींचते हैं रेखा इसमें कि यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ये बिंदु P हो गया, जिनके कारण यहाँ पर, और इससे आप इसको मिला दीजिए, ये इतना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सेकंड, फिगर थोड़ा सा गलत है। ये हो जाएगा इनके कारण, यानी यहाँ से ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। तो जिनको मिला दिए, आप जानते हो इनको बताया गया था पीछे कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव दिया गया तो उनके बीच की दूरी क्या होती है 2l होती है। तो हम इनको लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 2l और इसको भी यहाँ तक 2l हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 2l होगा। तो इनके बीच की दूरी 2l होती है पूरी, लेकिन l होगा, सॉरी l होगा यहाँ पे, कि इनके बीच की दूरी l होगी। ये 2 नहीं रहेगा l, क्योंकि पूरी बीच की दूरी इनकी कितनी होती है यहाँ पर 2l होती है। तो 2l होने पर इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर l होगा AO तक और O से B तक क्या होगा L हो जाएगा। जब ये L हो जाएगा, अब इसमें क्या करेंगे, इनको मान लिया बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, यानी स्मॉल r दूरी है, इस पर हमें लिखना था
यहाँ पर वैद्युत छेद की तीव्रता। तो आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर क्या बना रहा है? 90 अंश का एंगल बना रहा है। जब ये 90 अंश का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब इसको निकालेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा? L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? कर्ण का बराबर स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। सेम स्थिति ये भी है, L है यहाँ पर R है। तो जब इसको लिखेंगे तो ये कितना होगा कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर और प्लस कितना होगा? R स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वैद्युत छेद की तीव्रता कितना होगा। यहाँ पे अगर इस पे निकाला जाए बिंदु P पर, अब बिंदु P पर निकालते हैं तो देखो ये क्या होगा? वैद्युत छेद की तीव्रता अभी आपको बताया था, ये प्लस Q है, यहाँ पर ये प्लस Q हो गया तो इनके कारण यहाँ माइनस Q है। तो वैद्युत Q प्लस Q है तो ये किधर की हो जाएगा? दूर की ओर। जब यहाँ पर वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी तो हम इनको तो ऐसे खींच सकते हैं, ये हो जाएगा इनकी ओर। एक सेकंड मिटा देते हैं फिगर। प्लस Q जब इससे बनाएंगे देखो थोड़ा सा ये आ गया, तो वैद्युत छेद की तीव्रता इधर की ओर होगा यहाँ पर, तो इधर की ओर चला जाएगा। इसको हम प्लस Q माने हैं तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं? E1 हो जाएगा। और माइनस Q के कारण बताए थे वैद्युत छेद की तीव्रता किधर होगा? माइनस Q आवेश की ओर यहाँ पर हो जाएगा। इस स्थिति में तो इसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है? माइनस Q है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा माइनस Q आवेश के कारण E2 हो जाएगा और प्लस Q आवेश के कारण ये क्या होगा कि E1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो आपको बताया थे कि वैद्युत द्विध्रुव कैसी है? वैद्युत द्विध्रुव कारण एक सदिश राशि है तथा वैद्युत छेद की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो हम याद कर रहे हैं कि वैद्युत छेद की तीव्रता, तो वैद्युत छेद की तीव्रता एक सदिश राशि है तो सदिश में हमेशा क्या सदिशों के नियम का पालन करती है। इसको ना तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, सदिशों के नियम का पालन करते हैं। तो कभी भी कोई सदिश है जब उसको खींचा जाता है, अगर एंगल बना रहा है तो वहाँ पर कुछ घटकों में विभाजित हो जाता है। तो अगर हम इसको मान लें यहाँ से एंगल कितना बना लिया? ये थीटा बना लिया इस पे। अब यहाँ पर देखो जब ये वियोजित हो जाएगा यानी यहाँ पर गया तो ये क्या होता है? अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। यानी सदिश राशियाँ कोई भी होती है वो तो या तो लंबवत घटक या समांतर घटक, इन दोनों घटकों में वियोजित हो जाएंगे। तो उसी समझते यहाँ पर, तो इसी के समांतर अगर एक रेखा हम ऐसे खींच देते हैं यहाँ पर, सपोज कर लीजिए ये हो गया एक रेखा, यहाँ पर ऐसे हो गया। इस स्थिति पर हेडिंग हम मिटा देते हैं क्योंकि हेडिंग हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है फिगर बनाने में, इसलिए हेडिंग को हम मिटा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। हेडिंग तो आप लिख ही लेंगे इसमें पहले से। ये हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा? E1। अब ये क्या होगा? दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। दो घटकों में वियोजित होने पर इस स्थिति में यहाँ पर तो ये एक समांतर घटक एक लंबवत घटक, तो यहाँ पर देखो ये कोण थीटा है, यहाँ पर कोण कैसा बनेगा? थीटा बनेगा, क्योंकि ए बी समांतर हमने ये रेखा खींचे। समांतर रेखाओं के अगर देखेंगे संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा जो होगा वो आपस में बराबर, यानी ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों स्थिति में यहाँ पर। तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक पहला जो होगा अगर इसको ऐसे मिला दें यहाँ पर इस स्थिति में, तो एक ऊपर की ओर हो जाएगा और दूसरा अगर E2 के कारण निकालते हैं तो ये कैसा होगा? नीचे की ओर हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को समझते हैं कि घटक हम कैसे निकालते हैं। जब इसमें घटक निकालने को समझते हैं कि यहाँ पर घटक हम किसी का कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये घटक हो जाएगा, ये पॉइंट क्या था? P था। तो एक लंबवत घटक होगा और यहाँ पर नीचे को एक समांतर घटक होगा। ये कोण थीटा बना रहा है। जब ये कोण थीटा बना रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे इनको एक आयत बना दीजिए इस स्थिति में, यहाँ पर हो जाएगा। इसी फिगर को हम अलग बना के समझते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। यही राइट साइड में समझते हैं कि ये फिगर कि कितना हम इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा
एक रेखा है, बिंदु P दिया गया, बिंदु P से जब खींचते हैं, ये बिंदु P है यहाँ पर, तो एक रेखा ऐसे चली गई थी और दूसरी कैसे आ गई थी, ऐसे आ गई थी। यहाँ पर एक ये हो गया इस पे, और समांतर घटक इसका निकालेंगे तो ये लंबवत घटक के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा इससे। तो हमने अभी बताया ये कोण कितना बनेगा, यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अगर आप इसको इससे मिला देते हो, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। तो अभी आपको बताया कोण के सामने की आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो आपको ये बताया गया होगा फार्मूला इसमें कि साइन थीटा अगर बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, ये आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लंब, तो लंब का मान कितना होगा, लंब बराबर ये हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार जब हम कॉस थीटा बराबर पढ़े आधार बटा कर्ण, तो आधार की अगर वैल्यू निकालते हैं तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण इंटू कॉस थीटा होगा। अगर कोई भी निकालना हो तो ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए, सिलेबस का नहीं इसमें कि आप इसको लिखिए, बस आप अपनी जानकारी के लिए लिख लेना। तो यहाँ पर देखो कोण के सामने एक भुजा लंब होगी, जब लंब होगी तो ये इसके क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर निकालते हैं तो एक इसकी वैल्यू कितना था, E1 था, और ये वैल्यू कितनी थी, E2 उत्पन्न कर रहा था। तो देखो ये हमेशा क्या होता है, ये जो वैल्यू दिया गया है E1 वाली भुजा, ये हमेशा कर्ण को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम लंब बराबर क्या लिखते हैं, कर्ण इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। अगली स्थिति में फिर इसमें जब निकालते हैं यहाँ पर, तो ये कॉस आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होगी, तो आधार ये इसके बराबर होगा। बस जिसमें निकालते हैं तो आयत बना के वही सेम, लेकिन ये आयत जैसा ही दिखे मान के चलिएगा, बस यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर E1 ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर का निकल आया। सेम स्थिति का अगर हम नीचे निकालते हैं तो इनके कारण ये बनेगा यहाँ पर, तो इनके कारण कैसे यहाँ पर कोण बनेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है इस पे फिगर पे, कि इसको हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया तो थीटा, अब नीचे वाले कभी ऊपर वाले को पढ़े थे, अब नीचे वाले को पढ़ते हैं कि नीचे वाला इसमें कैसे होगा, कोई वैल्यू तो जितना कोण, क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है तो ये भी कोण क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा, यानी ये कोण दिया गया, ये भी कोण थीटा होगा। तो आपको समांतर रेखाओं के एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिससे ये कोण बराबर हो जाएगा। जब ये कोण बराबर होगा तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण कितना आ जाएगा, ये कोण थीटा होगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो थीटा। तो थीटा बराबर फिर वही, यहाँ पर ये कोण के सामने एक भुजा लंब होगी तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण का मान कितना है, E2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा जब यहाँ पे आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो ये आधार ये हो जाएगा, कोण के सामने एक भुजा ये आधार हो जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर E2 कॉस थीटा, ये इतना होगा। यानी यहाँ पर ये इसका फिगर का एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर अभी फिगर में और भी है कुछ, किसको समझते हैं पहले। यहाँ पर अब हमें क्या करना था, इसका जो फिगर था वो बन गया, यानी इसमें तो एक चीज देखो, अगर आप सबसे पहले इसमें देखें यहाँ पर निकालने पर, यहाँ पर अगर बिंदु P पर निकालते हैं तो E1 से लंबवत घटक यानी E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऊपर की ओर जा रहा है E1 और E2 क्या रहा है, नीचे की ओर है। जब नीचे की ओर आ रहा है ये सदिश है, लेकिन 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो एक दूसरे में हमेशा क्या हो, घट जाएंगे, जिनके कारण इनका अगर निकालोगे E1 और E2 साइन थीटा तो E1 माइनस E2 E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। तो अभी हमने E1 और E2 नहीं निकाला, अगर वो निकालेंगे अभी आपस में बराबर आएंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम हमें करना पड़ेगा कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देना पड़ेगा, कहाँ पे क्या है। तो जो चीज़ हमने इसमें फिगर में समझाया है वही चीज़ हम लिख देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो लिखा गया, माना वैद्युत द्विध्रुव, जो पीछे लिखते थे सेम ऐसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा। वैद्युत द्विध्रुव AB
किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक, जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। देखो यहां पे मान लिया गया वैद्युत किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। अब इसमें क्या करते हैं, कैपिटल के है और इसके बाद फिर इसके देखो क्या है, मध्यबिंदु है, तो इसका मध्यबिंदु O है, यानी वैद्युत मध्यबिंदु O है यहाँ पर, तथा इसके मध्यबिंदु O से, देखो O हो गया, O से निरक्षीय रेखा पर, अभी हमने बताया था ये क्या था आपका, निरक्षीय रेखा पर। यहाँ पर ये देखो निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी मध्यबिंदु O से निरक्षीय रेखा में, रेखा पर लिखो, रेखा पर एक बिंदु P है, या निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, P है जिसके या जिस पर लिख सकते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी इस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो बिंदु लिखा हुआ है इसी पर हमें यहाँ पे बिंदु P है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब यहाँ से देखो दूरी कितना है, OP बराबर R, इसकी दूरी कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि R है। जब इसमें लिखेंगे दूरी तो लिख सकते हैं इसकी दूरी कितना है, R है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं O से बिंदु O से P की दूरी R है। बस और भी बहुत कुछ है, वो चीज़ नहीं लिखते, बस ऐसे ही समझते हैं इसमें कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। ये तो आपको बता ही दिया एक्सप्लेन करने पर कि इसकी दूरी कितना था, यहाँ पर पाइथागोरस R √L² प्लस R², इधर का भी निकालेंगे तो L² प्लस R², और ये तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अब हम निकालते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, यहाँ पर प्लस क्यू है के कारण बिंदु P पर, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसमें निकालते हैं तो इसकी तीव्रता कितना होगा। तो अभी आपको एक फार्मूला बताए थे पहले, कि फार्मूला याद होगा, यही हम लिख देते हैं, चूँकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई क्या होता है, R²। ये आप याद कर लीजिए। तो देखो प्लस क्यू आवेश कारण था तो प्लस रहेगा, लेकिन ये क्या उत्पन्न कर रहा है, E1, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा K। इसके बाद Q/R², तो यहाँ पर देखो Q था ही, लेकिन R को देखते हैं कि R कितना था मेरा, तो R देखो कितना था यहाँ पे, इनके बीच की दूरी R तो यही है
प्लस Q से यहाँ तक की दूरी √L² प्लस R²। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा √L² और प्लस R²। लेकिन इसके ऊपर दिया क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का वर्क करेंगे तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर, और Q बाई स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाएगा, तो हम L² और प्लस R², ये इसको लिख सकते हैं, ये इतना हो जाएगा। छोड़ दीजिए ये प्लस Q आवेश के कारण। फिर इसके बाद देखते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण कितना आएगा, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको फाइंड करते हैं कैसे, सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम वही चीज आएगा। यहाँ पर पहले हम फिगर दिखा देते हैं आपको कि फिगर में क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ से √R माइनस Q इनके बीच की R√L² प्लस R², दूरी समान है और यहाँ पर E1 है, और यहाँ पर जो दिया गया Q आवेश भी समान है, तो इनको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी के तो बराबर देगा। जब इसी के बराबर देगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यानी E2 बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K हो जाएगा, और Q बाई कितना सेम इसी के बराबर देगा, यानी L² और प्लस R²। ये इतना हो जाएगा इनमें, यानी प्लस आवेश के कारण यहाँ पर ये होगा और माइनस, दोनों के समान होगा। लेकिन बताया थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ये सदिशों के योग का नियम का पालन करती है। अब ऐसे हम नहीं कि इनको डायरेक्ट जोड़ दें या डायरेक्ट घटा दें, तो एक बार फिगर को फिर से समझते हैं कि यहाँ पर कि ये क्या लिखा गया था। फिगर में जो हमने ये फाइंड किया था, यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हम क्या लिखे, यहाँ पर ये लिखा हुआ E1 E2। अब सबसे पहले अभी आपको बताया गया कि E1 बराबर क्या है, यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया कि E1 बराबर क्या है, E2 है यहाँ पे। तो E1 बराबर E2 है, तो ये देखो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा नीचे की ओर आ रहा है। तो बिंदु P पर निकालना है, जब बिंदु P पर निकाले एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अगर इनको घटाओगे तो लंबवत घटक क्या होगा, 0 हो जाएगा। आज समझ में, क्योंकि यहाँ पर E1 साइन थीटा दोनों आपस में बराबर, E1 के स्थान पे E2 है, E2 के स्थान पे E1, तो E1 साइन थीटा, यहाँ E2 के स्थान E1 साइन, दोनों को घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो बिंदु P पर लंबवत घटक क्या होंगे, 0 होंगे, इसलिए इसको हम नहीं फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी यहाँ पर समांतर घटक में क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर समांतर स्थिति में देखो जो ये दिखाया गया है, यहाँ पर E1 यानी cos थीटा और E2, तो देखो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। जब एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कोई भी सदिश होगी अगर समान दिशा में आ रहे हैं, जब समान दिशा में आएंगे तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसी हमने लिखा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आज समझ में आपको, क्योंकि यहाँ पर समान दिशाओं में, ये विपरीत दिशाओं में तो घट गए, अगर कोई भी सदिश होंगे, सदिश अगर समान दिशाओं में मिलती है तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, E1 sin cos थीटा प्लस E2 cos थीटा जोड़ दिया। यही हमारा क्या होगा, परिणामी होगा। अब इसी को हम फाइंड करते हैं कि परिणामी कैसे निकालते हैं। तो बिंदु बी देखते हैं कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, यहाँ पर निकालते हैं कि बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको जब निकालते हैं तो परिणामी कितना हो जाएगा, तो अभी आपको बताए थे वो हमारा क्या था,
E1 cos थीटा, E बराबर कितना होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर ये दोनों हो गया। आप देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या था E1 बराबर क्या निकल के आता है E2, तो अगर वैल्यू रखोगे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं E1 cos थीटा और प्लस E2 बराबर E1 यहाँ पे है तो इसको E1 लिख सकते हैं cos थीटा। अब आप देखो दोनों सेम हो गया तो हम E बराबर कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करिए E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। जब E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर E1 की वैल्यू अभी हमने बताया था कितना था, लिख दे रहे हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा यहाँ पर। और देखो E1 की वैल्यू Q बटे कितना था L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर ये था, और इंटू कितना cos थीटा। यहाँ पर ये cos थीटा हो गया यानी इतना आ गया। लेकिन अभी मेरे पास पूरा आंसर नहीं है। रीजन क्या है कि cos थीटा जो था वो हमारे पास गिवन नहीं, केवल एक वैल्यू द्विध्रुव दिया गया था जो थीटा हमने अपने मन से माना था, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं, परंतु तो फिगर पे एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि फिगर में ही वैल्यू दी गई है इसकी cos थीटा की। तो जब cos थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये थीटा है। तो अभी आपको बताए थे फार्मूला कितना होता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है L है और कर्ण कितना है ये है, तो हम L बाई लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर कितना है, ये कोण के सामने की भुजा लंब होगी, आधार L हो गया, ये कर्ण हो गया। अब इसी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए उसमें पुट कर दीजिए। जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप पुट करिए यानी परंतु लिख देंगे कि यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना निकाले थे L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ पे। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा, E बराबर यहाँ पे 2Q से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2Q बाई L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू L बाई अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसको आप गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा। और इसको जब गुणा कराओगे L से तो ये होगा 2QL। और ये देखो इन दोनों को जोड़ा जाए तो अलग हम रफू में जोड़ लेते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ये पावर 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 1 के 2 1 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना हो जाएगा। लेकिन आपको बताया गया था कि अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का निकालना था, तो हम लिख सकते हैं परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं आघूर्ण को, ये स्मॉल p से। तो p बराबर क्या बताए थे 2QL। ये देखो ऊपर मिल रहा है, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा Q। और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं P बटे L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर
की पावर 3/2। अब हम इसमें L और R में कंपेयर कर लें। जब L और R में कंपेयर करते हैं, यदि L लेस देन R, L लेस देन R का मतलब कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर पहले आपको समझा देते हैं कि कंपेयर कैसे करते हैं। हम डायरेक्ट इसको शून्य तो नहीं लिख सकते। L लेस देन R, तो मतलब होता है L का मान R की अपेक्षा बहुत ही कम है। अब उसको हम कैसे समझते हैं, जैसे हम यही कह दें कि आपका वेट, सपोज कर लीजिए कि एक आपका वेट होगा यहाँ पे 50 किलोग्राम यहाँ पे, लेकिन अगर कोई मच्छर ले लीजिए, सपोज कर लीजिए मच्छर, या उसको ले लिया जाए, उसका वेट कितना होगा, अगर ले लिया जाए 0.00 या मिलीग्राम ऐसे कुछ होगा, उसका भी वेट होता है। लेकिन उससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपके शरीर पर कोई मच्छर बैठा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तुलना करने पे इसके आप नगण्य है। तो वही चीज़ इसमें भी कह रहा है। तो हमने बताया था कि जो L की वैल्यू होती है वो बहुत एंगस्ट्रॉम यानी बहुत ही कम होती है, लेकिन R की वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यही कह रहा है L लेस देन R। जब कोई तुलना करेंगे तो वो बहुत छोटा होने के कारण हम क्या करते हैं, L स्क्वायर वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं, यानी L स्क्वायर वाले पद को हम छोड़ देंगे। कारण क्या होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब एक और ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, अगर हमने कहा L बराबर 0. ये हो जाए 0.1, ठीक, और इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, यानी 0.01 अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0.0001 हो जाएगा। अब बताइए कौन बड़ा, L बड़ा कि L स्क्वायर बड़ा? तो आप कहोगे कि L बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पश्चात दशमलव ये 4 अंक, तो ये छोटा हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है तो उसका वर्ग करते हैं तो और भी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये छोटा होगा, यानी इसका मान सदैव 1 से कम एंगस्ट्रॉम में होता तो 1 से कम ही होता है। तो इसीलिए L स्क्वायर वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः L स्क्वायर वाले पद को छोड़ देते हैं, वाले पद को छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे, ये तो हमारा रफ कार्य है उसको। अब देखो, जब इसको छोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर इस पे ये कट जाएगा, यानी यहाँ से तो ये हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर हट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, और P बाई देखो L स्क्वायर हट जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास E बराबर निकल के आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा P/R³। ये इतना होगा। लेकिन अगर हम इसी को निर्वात के लिए निकालें तो कितना होगा, निर्वात के लिए निकालो, यहाँ पर जब निर्वात के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए आपको बताया गया था इसका मान कितना होता है, K बराबर 1। जब K बराबर 1 रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान 1 हो गया तो P/R³। ये इसका क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा जो हमें निकालना था निरक्षीय बिंदु पर, किसी बिंदु निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र हो जाएगा। तो हम ऐसे इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर कि किसी बिंदु पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, कि यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। अब आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर वो भी आपको बता देते हैं। पीछे हमने लेक्चर में इसको बताया था। यहाँ पर देखो कैसे है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र लिख दे रहे हैं, क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्र किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसकी किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार बदलता है। अगर किस प्रकार बदलता है तो हमने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट मानो, P को कांस्टेंट मानो, तो ये कैसा हो जाएगा, E अनुक्रमानुपाती 1/R³। ये इसका हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं। अगर इसके दिशा की बात करते हैं तो दिशा देखो कैसा होगा, ऊपर फिगर में एक्सप्लेन कर देते हैं, वहाँ से समझोगे सबसे आसान रहेगा। यहाँ तो आप ऐसे समझ लिख लोगे, लेकिन फिगर को समझ लो जिससे आप आसानी से यहाँ पर याद कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देखो फिगर में था
जब यहाँ पर निकाला गया परिणामी किधर आया था, यहाँ पर इस दिशा में लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पर क्या आया था मेरा, इस दिशा में जब निकाला था यहाँ पर, यानी E1 cos थीटा और प्लस कितना आया था E2 cos थीटा। ये देखो कैसे आया था, दोनों स्थितियों में जो आया ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, दिशा किधर बनी, इधर की ओर, यानी लेफ्ट साइड में। तो इसकी जो दिशा होगी यहाँ पर, अगर दिशा की बात करें तो हम दिशा में लिख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश से प्लस की ओर, यानी ये क्या होगा, सॉरी प्लस क्यू से माइनस, यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश। ये आपको याद रखना, अगर दिशा पूछा जाए तो इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई यहाँ पर। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लेंगे यहाँ पर, एक सेकंड। वैद्युत द्विध्रुव का निश्चय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हेडिंग कट गया, वो आप शुरू में लेक्चर देखे होंगे वहाँ पे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अब इतना पहले ले लीजिए, ये पूरा फिगर का होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें लास्ट एक हेडिंग और बाकी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए।